क्यों नहीं है? अगर भाई बात किससे की जाए ये तो बताइए। बहुत मजेदार बात है। वो लोग अपने मुंह से बोलते हैं 4-5 हजार लोग बैठे हैं। 4-5 हजार उनके हिसाब से 100 करोड़ के या कम से कम 15 करोड़ के प्रतिनिधि हैं, मगर 4-5 हजार अपने में से 4-5 नहीं चुन पा रहे हैं। चूंकि इतना अविश्वास है एक दूसरे के प्रति, कौन जाके क्या बोल देगा। फिर भी मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पार्टी गई शाहीन बाग में, जिनके नेता गए, उनकी तो 67 सीटों पर जमानत जब्त हो गई दिल्ली में, और जो गया नहीं उसने कहा मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, 100 बार गरज हो तो वोट देना, नहीं तो मेरे ठेंगे पे। और उसके बाद वो जीत गए। जलवे से अमानतुल्लाह खां 73,000 से जीते और अभी भी नहीं आ रहे हैं उनके पास, नहीं जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा में उठाने। तो उनके ऊपर तो मुझे एक लाइन याद आती है, पुराना गीत है, आपने सुना होगा, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। आगे की लाइन उन पे फिट है, ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है कि ये उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि उनकी कोई डिमांड ही नहीं है। शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए उनकी कोई डिमांड ही नहीं है, कुछ वो चाहते क्या चाहते हैं पता ही नहीं है। नहीं, मगर शाहीन बाग को तो बीजेपी ने भी मुद्दा बनाया था दिल्ली के इलेक्शन में कि जिस दिन रिजल्ट आएगा शाहीन बाग खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने यह भी कहा था कि शाहीन बाग के लोग निकलकर रेप करेंगे, मार देंगे। शाहीन बाग को तो मुद्दा बीजेपी में नहीं बनाया था, तो बीजेपी भी हार गई वहां पर। और कितने सीट आए आपको? 5 आए, 4 आए, नहीं मालूम, बहुत कम सीट आए। इतना कैंपेन किया कि पार्लियामेंट सेशन में 200 के करीब एमपीज को भिजाया, कई एक्स चीफ मिनिस्टर को उतार दिया वहां पर। मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर के भी 6, 7, 8 मीटिंग हुए। यहां के मुख्यमंत्री भी चले गए और बोले कि बोली की बात नहीं समझेंगे तो गोली सिखा देंगे। कि नहीं, ये तो सब हुआ ना, मगर आपको भी फायदा नहीं हुआ सर। तो ये है शाहीन बाग एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, और शाहीन बाग की तरह ऐसे कई जो देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए निकले हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की, सुधांशु साहब की, मेरी या सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बचाने की जिम्मेदारी देश की जनता की भी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लोग निकले। एक बात जो इन्होंने कही, मैं आप ही का एक तरीके से काम, एक बात जो आपने कही कि ये डराने का काम कर रहे हैं, डराने का काम तो आप भी कर रहे हैं। आपने कहा कि 8 फरवरी के बाद शाहीन बाग जलियांवाला बाग जैसा हो जाएगा। शाहीन बाग पे इतने देर से लोग बैठे हुए हैं, आप इस तरह की बातें करते हैं, ये भी तो डराना ही है कि भाई शाहीन बाग जलियांवाला बाग हो जाएगा। ये कैसी भाषा है? नहीं, भाषा इसलिए है क्योंकि मीडिया के लोग के लिए मैं बड़ा हीरो बनता हूं, दूल्हा बना देते मुझे आप लोग। तो आप ही के एक चैनल के जिम्मेदार हैं, पार्लियामेंट में आकर अपना रिवॉल्वर मेरे मुंह के सामने लगाकर कहा कि बीजेपी ने यह कहा है कि रिजल्ट के बाद शाहीन बाग को हम खत्म कर देंगे। आप इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे? अमित शाह साहब ने भी कहा था, मैंने कहा हो सकता है कि शायद जलियांवाला बाग कर दें। एक रेटोरिकली जवाब मैंने उसको दिया है। अगर आप उसको फैक्चुअली ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। ये एक बचाव का एक मिनट, आप अपनी बात रखिएगा। मैं आपसे बता रहा हूं कि ये एक नेताओं के बचाव का एक तरीका होता है। यानी आप कुछ बोल जाइए और फिर कहिए कि ये रिटोरिकल था या इसका ये मतलब नहीं था। और भी कई तरीके होते हैं, ये भी एक तरीका है। और ये जो सुलझे नेता हैं, ये खासतौर पर उनका तरीका होता है। ये एक तरीका हमने देखा। सर सुधांशु जी की बात, दिबांग जी, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। जी देखिए, बचाव का असंभव हो उसको संभव कर दे, उसको राजनेता कहते हैं। ये कह रहे हैं ये आप लोग सब लोग समझ लीजिए कि क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। असंभव को संभव करने वाले लोग बैठे हैं स्टेज पर। जी सुधांशु जी, इन्होंने अभी हमसे पूछा था हमें कितनी सीटें आई। 8 सीटें आई हैं भाई, मगर 40% वोट हैं। मैं पूछ रहा था तो आप चुनाव भी लड़े थे? नहीं लड़े, मगर लड़ैया सबसे बड़े थे। आप एक और बात देखिए, सीए का मुद्दा शुरू हुआ तो मुद्दा क्या था? असम की संस्कृति की रक्षा करना। ठीक, सबसे बड़े अलंबरदार, झंडाबरदार बन गए हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी जी। रेजोल्यूशन कहां पास हो गया? केरल की असेंबली में। बवाल कहां शुरू हुआ? जामिया मिलिया में, फिर उसके बाद एएमयू में, उसके बाद नदवा में। और इतना ही नहीं,
आज ये कह रहे हैं, ये खुद कहते हैं हम मजलूम हैं, हम डरे हैं, मगर इनके साथी सांसद कहते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। उससे पहले एक जमाने में कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब निपटा देंगे। और इनके ही साथी कह चुके हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। भाई दुनिया में कोई उदाहरण मिलेगा जो कहे मैंने सेंचुरीज तक इस देश को रूल किया फिर भी मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए? ये गजब का तर्क आपके यहां से क्यों आता है? जानते क्यों? जब यह देश आजाद हुआ था तो माइनॉरिटी की बात करते हैं, कितने माइनॉरिटी रिलीजन की रियासतें थी? कोई क्रिश्चियन रियासत थी, कोई बौद्ध रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी? कोई नहीं थी। जैन रियासत थी? नहीं थी। एक आधा महाराजा पटियाला वगैरह छोड़ दे तो एक दो सिख रियासतें थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, मगर आज कहते हैं मजलूम हो गए। जानते क्यों? जो हुक्मरान वक्त थे आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। ये कह रहे हैं कि साहब ये वो पार्टी है असद जी जो आपकी जो जुबानी आतिशबाजी है उसमें ये मुकाबला कर सकते हैं आपका। नहीं, मुझे कभी ये आप देख लीजिए, ये दोनों जुबानी आतिशबाजी के जो दो माहिर पार्टियां हैं वो इस समय स्टेज पर हैं आपके, इनके लिए तालियां बजाइए। अब उधर से एक जुमला चला है तो देखिए ये क्या जवाब देते हैं। नहीं, अगर नरेंद्र मोदी सुधांशु साहब को 2024 तक मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े शायर बन जाएंगे। और मुझे यह बात भी यकीन है कि कभी नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि इनका हाथ मैं देख चुका हूं। अब रहा सवाल के CAA का, सर कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना लिया। मुझे निजाम से, नवाब ऑफ रामपुर से, जूनागढ़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे संविधान से मतलब है। मैं सिर्फ आपसे पहले भी सवाल ये पूछ चुका हूं, फिर सवाल कर रहा हूं। आसाम में NRC हुआ, 19 लाख जनता के नाम नहीं आए, जिसमें से 13 लाख नॉन मुस्लिम है, 5 लाख मुसलमान हैं। क्यों बीजेपी उन 13 लाख नॉन मुस्लिम्स को CAA के तहत सिटीजनशिप देना चाहती है और 5 लाख जो बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमान हैं उनको देना नहीं चाहती? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आसाम के असेंबली में बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने यह कहा है हम इनको देंगे CAA से। ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, ये बताइए आप। इसीलिए जो आसाम के NRC सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है, 1800 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ। उसके बाद बीजेपी कहती है कि नहीं, हम CAA के तहत उन 13 लाख नॉन मुस्लिम को सिटीजनशिप देंगे आसाम में और 5 लाख को नहीं देंगे जो मुसलमान है। आप अपना केस लड़िए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। ये आसाम का एग्जाम्पल पूरे देश में चल रहा है। और मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूं कि NPR ना सिर्फ एंटी मुस्लिम है, एंटी हिंदू है, एंटी दलित है, बल्कि एंटी पुअर है। इसलिए कि इनकी सरकार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है 2016, जो यह कहता है कि 137 करोड़ के देश में 28% भारत के लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और बर्थ सर्टिफिकेट 40% दलित मुसलमान के पास नहीं है, 44% आदिवासी के पास भी नहीं है। और रिपोर्ट यह कहती है कि गरीबों पर जुल्म होगा। आज आप जाकर देख लीजिए, बड़े शहर मुंबई की एग्जाम्पल दे रहा हूं, हर कोर्ट में, हर म्युनिसिपल दफ्तर में लोग कागज निकाल रहे हैं। इसीलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। जो आसाम में हुआ वो सारे देश में रिपीट करना चाहते हैं, इसीलिए इसकी मुखालिफत हो रही है। इनका ये सवाल है कि बांग्लादेशी मुस्लिमों को नहीं दे रहे हैं, हिंदुओं को क्यों दे रहे हैं? सर पूरे इलीगल माइग्रेंट्स हैं NRC में। अगर सर NRC में अगर नाम नहीं आया तो पूरे इलीगल जवाब दे रहा हूं। सुधांशु जी एक मिनट मैं आपको बता रहा था कि एक तो होता है कि मुद्दे किसी बात को कह देना कि ये तो रिटोरिकल था। दूसरा बचाव का तरीका अभी आप देख रहे हैं यहां। दूसरा तरीका यह है कि जब आपसे सवाल पूछा जाए आप उस सवाल का जवाब ही मत दीजिए, आप किसी तीसरे मुद्दे पर बात करने
लग जाइए। आपने देखा इन्होंने बात की 100 करोड़ 15 करोड़ की, ये कहीं और बात को ले गए, पर ये भी तरीके हैं, इसको आगे देखते जाइए। सुधांशु जी, आप अपनी बात जवाब दीजिए। फैक्चुअल जवाब देता हूं जिसमें मेरे विचार से सभी लोग सहमत होंगे। आप हमारी बात मत मानिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रावधान अटल जी की सरकार के समय भी आया। 2003 में एमएचए की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी, जिसके सदस्यों के 3-4 के नाम बता देता हूं। कपिल सिब्बल जी, अंबिका सोनी जी, हंसराज भारद्वाज जी, लालू प्रसाद यादव जी। और उस कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन लिखी है उसमें दिया है कि जो बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटी के लोग हैं उनको रिफ्यूजी स्टेटस में सिटीजनशिप देनी है। और पॉइंट नंबर 9 पे लिखा है कि बांग्लादेश के मेजॉरिटी कम्युनिटी को रिफ्यूजी स्टेटस में सिटीजनशिप नहीं देनी। अब बताइए, हम गलत हैं, आप सही। और दूसरी बात, चलो फिर भी हम देने को तैयार हैं। अब बताइए तो कितनों ने अप्लाई किया है? हमारी सरकार छोड़िए, यूपीए सरकार का डाटा है कि केवल 2013 के साल में 1,14,000 हिंदुओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से नागरिकता के लिए दावा आवेदन दिया है। और सुखबीर सिंह बादल फ्लोर ऑफ द हाउस से बोल चुके 75,000 सिखों ने किया है। आप बता दीजिए कितने करोड़, कितने मिलियन, कितने लाख या कितने हजार ने अप्लाई किया है? जो अप्लाई नहीं किया उसके लिए कह रहे दे दीजिए। मतलब एग्जाम में हम पर्चा नहीं भरेंगे, पास कर दो हमको भाई। तो बताइए ना कितने हजार ने अप्लाई किया है? तो आसाम का मैं सवाल स्पेसिफिकली किया हूं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्यों 5 लाख मुसलमान जिनका नाम नहीं आया उनको CAA से नहीं देना चाह रहे आप। जो 13 लाख नॉन मुस्लिम है उनको देंगे आप CAA से। ये पहला डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा, NPR होगा, NRC होगा, और जब NRC होगा तो जब NRC होगा तो जब NRC होगा और मिसाल के तौर पर उसमें अगर मुसलमान के नाम नहीं आएंगे और गैर मुस्लिम के नहीं आएंगे तो सिटीजनशिप तो मिल जाएगी ना। इसीलिए हम कह रहे हैं किसको नहीं मिलेगी। और ये नाइंसाफी है, ये सरासर नाइंसाफी है। मजहब के नाम पर आपने कानून बनाया है और इसको इंटरनेशनलाइज आपने कर दिया है। ट्रंप को क्या जरूरत बोलने की? आपको क्या जरूरत पड़ी 370 में? आप सबको लेकर जा रहे हैं। हमारा हमेशा यह मौक़िफ़ था कि हम इंटरनेशनलाइज नहीं होने देंगे। आपने दोनों मसलों को इंटरनेशनलाइज कर दिया। सुधांशु जी, मैंने बोल तो दिया। 1 मिनट, ये अखिलेश यादव की ब्रिगेड आई है, आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। आपको नारेबाजी करनी है, आपको 5 साल बाद मौका मिलेगा, जरूर वोट डालिएगा, यहां ये सब मत कीजिए। हमने आपको स्पष्ट 2 कारण बता दिए। एक, इस पे पार्लियामेंट की आम सहमति थी क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता की कमेटी यह तय कर चुकी थी कि मेजॉरिटी वालों को नहीं देना है। दूसरा, अप्लाई नहीं किया है। बस इन 2 कारणों से नहीं मिल रहा। अप्लाई करो तो हम देने को तैयार हैं। एक थे ना जिन्होंने कहा था थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, उन्होंने कहा लिफ्ट करा दे, हमने करा दिया। पर सुधांशु जी, आपके साथ मुश्किल दूसरी है। आपके साथ मुश्किल यह है कि आपके जो शीर्ष के नेता हैं वो अलग अलग स्वर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें आपके लिए चीजों का बचाव करना मुश्किल हो रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? हमारे शीर्ष के नेताओं में कहां पर कोई वक्तव्य में आपको किंतु परंतु नजर आ रहा है? शीर्ष नेताओं में अगर आप यह कहना चाह रहे हैं तो बहुत स्पष्ट बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी NRC का कोई ड्राफ्ट ही नहीं है। आप यह कहेंगे कि गृह मंत्री जी ने कहा NRC आएगा। अरे जब आए, ड्राफ्ट आए, तब आप कहिए फला लाइन पे हमें ऑब्जेक्शन है, फला। ये तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, काबिल आदमी हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर कागज पे बात होगी ना कि ये चीज हमें गलत लग रही है, ठीक करिए। अभी आया नहीं। एक कहावत है ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के। यहां लिफाफा छोड़िए, खत तो छोड़िए, खत भी नहीं दिख रहा, मजमून के ऊपर भाषण चल रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि NRC होगा, जो अप्रैल में NPR होगा, NRC होगा। NPR और NRC के रूल सिटीजनशिप एक्ट में है और पार्लियामेंट में जवाब दिया गया कि टिल नाउ, अभी तक NRC के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। NPR होगा तो ऑटोमेटिकली NRC होगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये अगर होगा तो देश की जनता को जानने की जरूरत है कि सिर्फ एक मेयर नोटिफिकेशन की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि मिनिमम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। 8 करोड़ लोग मिनिमम बेस्ट स्टैंडर्ड्स अप्लाई करेंगे। 65,000 करोड़ का खर्चा होगा।
जीएसटी में हम डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में स्टेट्स को पैसा नहीं दे पा रहे हैं और आप लोगों को लाइन में खड़ा करके स्टेटलेस करना चाह रहे हैं, और यही खतरा है इस देश के लिए, कैटास्ट्रोफिक साबित होगा ये। देखिए, ये कि इनको आपत्ति क्या है, जब सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अभी तक कोई इरादा नहीं है, तो कह रहे टिल नाउ क्यों लिखा, हमेशा के लिए लिख दे। अरे भाई, कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए लिखी जा सकती है? अरे हमें आपसे पूछा जाए, आप जीवित हैं तो यही कहेंगे ना, आई एम अलाइव टिल नाउ, क्योंकि कल का पता ना पल का पता। तो मेरे विचार से यह इनका आरोप बिल्कुल युक्ति संगत नहीं है, वरना तो फिर कोई संविधान संशोधन होना ही नहीं चाहिए था, और 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। नहीं, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। आप एनपीआर और एनआरसी के रूल्स 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने उसमें ऐड किए हैं। सर, रूल 3 और 4 पढ़ लीजिए, एनपीआर होगा, एनआरसी होगा, इसको नहीं रोक पाते हैं आप। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनपीआर को रोकिए, ये देश के लिए कैटास्ट्रोफिक साबित होगा, खास तौर से गरीब जनता के लिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं जाकर दिबांग साहब के बारे में डाउटफुल लिख देगा कोई, कौन बताएगा? बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे आ जाएगा, लिस्ट बनाई जाएगी, कोई भी जाकर किसी पे डाउटफुल लिख देगा, क्या होगा? आसाम का एग्जाम्पल हमारे पास है, 1600-1800 करोड़ खर्चा करने के बाद 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, और आप 13 लाख लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं CAA में। दीजिए ना मुसलमानों को भी। जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी में नाम नहीं आए तो पूरे इलीगल हैं, वो नहीं हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये तो नाइंसाफी हो रही है। सुधांशु जी, नहीं, आप इसका जवाब दें, मैं आपको इसको दूसरी तरीके से सवाल पूछ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि एनआरसी देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ओवैसी साहब ने असम के एनआरसी की बात कही। असम का एनआरसी कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया। उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? 1985 के राजीव गांधी के असम एकॉर्ड से। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा असम में एनआरसी कराने को, तो आपको लगता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय से जाकर रिवर्ट करवा दीजिए। अब रही बात इसकी कि नहीं होना चाहिए, तो मैं बताना चाहता हूं, 2012 का असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है कि बांग्लादेश के, केवल उन्होंने वर्ड लिखा है, हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों को देना है। मनमोहन सिंह जी ने 2003 में बोला है पाकिस्तान के हिंदू और सिखों को देना है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अशोक गहलोत जी ने 2008 या 9 में लिख के भेजा है कि पाकिस्तान के हिंदुओं को देना है। और तो और कम्युनिस्ट पार्टी ने अप्रैल 2012 में कोझिकोड अधिवेशन में यह तक लिखा है सिटीजनशिप एक्ट के क्लॉज 2 सबसेक्शन 1 में परिवर्तन करके पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी है उनको देना चाहिए। और तो और नवंबर 1947 में नेहरू जी की अध्यक्षता की कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान से आए हुए सारे नॉन मुस्लिम्स को हम देंगे और भविष्य में भी देते रहेंगे। और 26 सितंबर 1947 महात्मा गांधी ने कहा है कि पाकिस्तान से आए हिंदू सिखों को न सिर्फ नागरिकता देनी है बल्कि उनका जीवन स्तर भी सुधारना और भविष्य भी देना है। आप एक बार कह दीजिए वो सब गलत थे। सुधांशु जी, आप माफी मांग ले, हम विचार करने को तैयार। सुधांशु जी, आप दोनों बहुत मुश्किल करते हैं। मैं आपसे जब सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं जवाब देते? क्या नागरिकों का रजिस्टर देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है होना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं मैं, हमारी क्या रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है संवैधानिक व्यवस्था में कहे जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो नहीं होना चाहिए? उसको छोड़ दीजिए, आपकी क्या राय है? वही जो सर्वोच्च न्यायालय, यही मैं बोल रहा हूं सुधांशु जी, ये लोग देख रहे हैं, यही लोग देख रहे हैं कि आप ऐसे लोग देख रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उसके बाद भी लोग उसके खिलाफ सुनना चाह रहे हैं। यही लोग देख रहे हैं कि ऐसे सीधे सवाल को भी आप इतने बचाव और इतने बचते हुए मैंने तो सीधे कहा, आप सीरियस जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जानी चाहिए कि नहीं? बोलिए हां या ना, बोलिए हां या ना। ये जवाब है क्या? सवाल का जवाब सवाल करेंगे क्या? बोलिए ना, आप हां या ना बोल दीजिए। मैं जरा इंटरफियर करूं यहाँ पे। सर, असद को बहुत असद अगर नेता नहीं होते तो एंकर होते, हमेशा एंकर की भूमिका में आ जाते हैं। जी हाँ सर, मेरी टीआरपी बहुत ज्यादा हो। वैसे इन्होंने एक एंकर वाला काम समझदारी का किया। एक मिनट, कि जब वो नारा लगा रही थी तो पकड़ के जाके माइक पकड़ लिया, उस मामले में इन्होंने समझदारी दिखाई। हाँ, पर वो फंक्शन इनका नहीं था। नहीं, उन्होंने रोका जरूर, वो फंक्शन इनका नहीं था। वो नारा गलत था, ये असद आप ये मानते हैं? सुधांशु जी, माशाल्लाह, हमेशा मैं अक्लमंदी से ही काम करता हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। अब देखिए, आसाम का एनआरसी सुप्रीम कोर्ट से हुआ। आपसे सवाल यह है कि आपके पार्टी मैनिफेस्टो में आपने कहा एनआरसी हम करेंगे,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, मुझे इजाजत दीजिए, टाइम्स नाउ के इंग्लिश इंटरव्यू में कहा कि क्यों नहीं होगा, एनआरसी होगा। आपसे एक ही सवाल है कि आप एनआरसी 2024 से पहले करेंगे नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि एनपीआर जब देश में हो जाएगा, एनआरसी 100% होगा, और जब एनआरसी होगा तो उसमें एक मेयर नोटिफिकेशन की जरूरत है। एक सिक्के के दो रुख हैं। सुधांशु जी नहीं कहना चाह रहे इसलिए कि वो परेशानी में आ जाएंगे। बीजेपी का जो हायरार्की का स्ट्रक्चर है वो बड़ा अजीबोगरीब है। तो एनआरसी होगा और गरीबों के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल वक्त साबित होगा। और जब ये होगा तो आप लोग हमको याद करना कि एक अक्लमंद यहां पर बैठकर बोला जिसको दुनिया दीवाना समझती है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि एनपीआर एनआरसी की इस देश को जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है इकोनॉमी को रिवाइव करने की, रोजगार की जरूरत है। इस देश को छोटे कारोबार को रिवाइव करने की जरूरत है। आप सबको लाइन में खड़ा करना चाह रहे हैं। 65,000 करोड़ का खर्चा होने वाला है, 65,000 करोड़, और 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आने वाले हैं। आप बताइए कि आसाम का एनआरसी बहुत आसान था, इसलिए कि उसमें लिस्ट दी गई थी 18 डॉक्यूमेंट्स की। यहां पर किसी को भी कुछ नहीं होगा। एक लो लेवल ऑफिशियल किसी को डाउटफुल लिखेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर होगा अपनी सिटीजनशिप साबित करने का, और ये इनडिग्निटी होगी कि कोई आकर मुझसे पूछेगा कि बताओ सिटीजनशिप साबित करो। जी सुधांशु जी, ये कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में है। हाँ। फिर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, आगे नहीं पूछने वाला। तो क्या आप इस रजिस्टर के पक्ष में हैं, हक में हैं या नहीं है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? साफ जवाब दीजिए। आज की स्थिति यह है कि सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुकी है कि एनआरसी का कोई भी ड्राफ्ट या विचार अभी नहीं है। आगे क्या होगा, देश के हित में जो उचित निर्णय जहां जहां पर जिस जिस विषय में लेना होगा सरकार सजगता से लेगी। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में। चलिए, तो ऐसा हो गया ना कि ये तो मुगल आजम पिक्चर का एक फेमस डायलॉग था कि जब बादशाह अकबर अनारकली से पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस मुल्क की मलिका बनना है, तो बादशाह अकबर ने कहा कि तेरे दिल की बात जुबान पे आ ही गई। नहीं तो सुनिए, इन्होंने जिस मुगल आजम के जिस सिचुएशन की बात की ना, कि जब वो कहता है तेरे दिल की बात तेरी जुबान पे आ ही गई, तो अनारकली क्या जवाब देती है? नहीं, आगे देखिए अनारकली जवाब क्या देती है। वो कहती है साहिब आलम ने मुझसे वादा किया था एक दिन मुझे मलिकाए हिंदुस्तान जरूर बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह ताजिंदगी एक कनीज के दिए वायदे के बोझ तले दबा रहे। भाई टोपी उनको पहना दी थी। दिबांग साहब, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जी कि अनारकली की तरह हम मुसलमानों को चुनवा मत दीजिए प्लीज। एक लाइन कहूंगा, मुसलमानों के बारे में कहा जाता है आजकल भाईचारा, आप हम पे आरोप लग रहा है हम कम कर रहे हैं। हकीकत जानते क्या है? ये जो लोग भाईचारा की बात कर रहे हैं ना, उनके लिए मुसलमान भाई कम चारा ज्यादा है, क्योंकि ये वामपंथी लोग हैं जिनका पूरा आधार खत्म हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी भाईजान हो जाओ सावधान, चारा बनने की जरूरत नहीं है, भाईचारा बना के रखिए। जी देखिए, ये भी आप नोट कीजिए, जब नेता ज्यादा शेर व शायरी करने लगे, फिल्मों के डायलॉग सुनाने लगे, इसका मतलब समझ जाइए ये कोई फिल्म के एक्टर तो है नहीं, ना डायरेक्टर हैं, पर ये सहारा लेते हैं इस बात का इसलिए क्योंकि ये सवालों के सीधे जवाब नहीं देना चाहते। एक सवाल उन्होंने पूछा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब ये दोनों मेरे खिलाफ बोलेंगे, मैं जानता हूं, पर मैं अपना सवाल पूरा करता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिबांग साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक मिनट सर, दिबांग साहब, अगर एक्टिंग का अवार्ड अगर निकलेगा ना, तो सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड आप लोगों के एंकर्स को मिलेगा पूरे टीवी पे। चलिए ठीक है, एक्टिंग का अवार्ड एंकर्स के लिए हो मिले तो उसका धन्यवाद है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, पर आपके नेताओं के बोल देखिए, गिरिराज जी का बोल देखिए, क्या कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पूर्वजों से भूल हो गई जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अगर मुसलमानों को वहां भेज देते तो ये नौबत नहीं आती। ये कौन सी नौबत आ गई है और ये किस तरह के बोल हैं? ये आप और लगातार इस तरह के बोल आते हैं, और ये मंत्री हैं आपकी सरकार में, मंत्री हैं। देखिए, आपने गंभीर बात कही। वो नौबत जानते क्या आई? जिस रैली में शिरकत कर रहे थे, एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, यद्यपि इन्होंने रोका। ये जहनियत क्या है?
ये जिन्ना वाली आजादी क्या जहनियत है भाई? तुम ये कहो बीजेपी से आजादी, मोदी जी से आजादी, अमित शाह से आजादी, समझ में आता है। ये हिंदुओं से आजादी क्या है भाई? ये हिंदुओं की कबर खुदेगी एमयू की छाती पे, ये क्या है? असम को परमानेंट अलग करना क्या है? ये एक जहनियत है। और इन्होंने बोला, गिरिराज सिंह ने, आपको आपत्ति हो सकती है, 1949 में मौलाना आजाद ने बोला है कि देश का पार्टीशन एक सैलाब की तरह आया था जो तमाम गंदगी यहां से उठा के ले गया, परंतु अभी भी कुछ पानी कुछ गड्ढों में बचा हुआ रह गया जो दुर्गंध फैला रहा है। तो 49 का मौलाना आजाद का बयान है साहब। तो आप ये कह रहे हैं कि गिरिराज जी का बयान सही है? आज भी उस जहनियत आप गिरिराज जी के बयान का समर्थन करते हैं? आप गिरिराज जी के बयान का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं जो जिन्ना वाली आजादी, अब ये मौका है कि आप कोई शेर सुना दें या डायलॉग सुना दें। क्या आप गिरिराज जी के बयान का समर्थन करते हैं? मैंने साफ ये बात कही, जो लोग आज भी अगर भारत में पाकिस्तान जिन्नाबाद, जिन्ना वाली आजादी की बात करते हैं, तो ये उसी जहनियत के लोग आज भी जिंदा हैं और इन्हें वहां चले जाना चाहिए था। तो न तो इन्होंने 100, जब आपने कहा कि 100 करोड़ 15 करोड़, ना तो इन्होंने जवाब दिया, ना आप गिरिराज जी का जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप क्यों? मैं अपना जवाब देता हूं, काबिल हूं मैं। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह भी कहा था, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर भारत के मुसलमानों से कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजार रहे हो, मत जाओ पाकिस्तान को। ये मुल्क के बुनियादी फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। तुम अगर भागने को तैयार नहीं हो तो तुमको कोई नहीं भगा सकता। उनकी तारीखी तकरीर है मौलाना आजाद की। दूसरी बात कि आप लोग इसमें से कितने जानते कि वो जो लड़की ने जो नारा लगाया, आप कितने जानते कि वो मुसलमान थी? बताइए, क्या वो मुसलमान थी? फिर उससे गिरिराज का क्या बयान है? उससे हमको क्या करना है भाई? 17 करोड़ मुसलमानों को आप भिजा देंगे भाई? एक कंट्री क्रिएट करना पड़ेगा आपको, और हम जाने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी हिजरत नहीं होगी, हम यहीं पर पैदा हुए, इसी सरजमीन में जाएंगे। इसे 56 गिरिराज हमको कह लें, हम नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, खत्म करें, मुझे खत्म करें। और जिस लड़की पर वो सेडेशन चार्ज लगाया गया वो गलत है। वो 20 साल की लड़के सेडेशन चार्ज नहीं लगना चाहिए था। बिदर में शाहीन स्कूल में 6ठी जमात की बच्चियों ने एक ड्रामा किया CAA पर। एक बच्ची ने मोदी जी के बारे में गलत कहा, उसकी मां पर सेडेशन का केस। वो बेवा है। आप सब यहां पर महिला बैठी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 11 दिन तक कोई मां अपनी 12 साल की बच्ची को नहीं देगी तो क्या गुजरेगी उस पर? बीजेपी की सरकार है, 2 हफ्ते उस मां ने अपनी बेटी को नहीं देखा। यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये आपका जो ताकत आपके पास है, तो आप जो कुछ कहेंगे, कल अगर पावर चला जाएगा तो गिरिराज मुंह नहीं खोलेंगे। आज पावर है इसलिए कह रहे हैं। देखिए, जो आपने बात कही, मैंने कब कहा वो लड़की मुसलमान थी? मैंने तो बोला आपको चारा बनाया जा रहा है। अब आप नहीं समझने को तैयार हो। मैंने कहा लेफ्टिस्टों के द्वारा बनाया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं, आज केवल उपयोग करना चाह रहे हैं। और बड़ी बात मुसलमानों की, तो मैं तो पूरी ईमानदारी से कहता हूं, ये देश जब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को पहली शहनाई किसने बजाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। इस देश के लिए शहीद होने वाला आर्मी का पहला गैलेंट्री वार ब्रिगेडियर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। इसी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ थे। कितने लोग जाते हैं आजमगढ़ में उनके यहां, और आजमगढ़ में दूसरे लोगों के यहां जाते हैं? बिस्मिल्लाह खान के घर कितनी जगह जाते हैं? जब बैरक ओबामा आए थे 2010 में, उन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज्ड। किस दिन इमर्ज हुआ था? जिस दिन 98 का पोखरण एक्सप्लोजन हुआ था। उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूछे कितने गए एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज़े जनाजा में? तो याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा जाएंगे, अफजल गुरु के में जाएंगे, इशरत जहां के को बेटी कहने के लिए जाएंगे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहेंगे। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमानों में इंतहा पसंद, वही जो जिन्ना वाली मानसिकता को जीवित रखने की समस्या है, हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 24 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सलमान नामी बिजनौर का एक लड़का जो IAS की तैयारी कर रहा था, उसको अरेस्ट करके ले जाकर उसकी लाश दूसरे महल में मिली। 3 गोलियां उसको पड़ गई। मैं आप दोनों यही आप लोगों का, मैं आप दोनों से कह रहा हूं, मैं आपसे आप दोनों से कह रहा हूं, जब गिरिराज जी इस तरह के बयान देते हैं, लगातार देते हैं, जब आपके नेता, आप जानते हैं, 100 करोड़ और 15 करोड़ की बात करते हैं लगातार एक के बाद एक, तब आप एक दूसरे की मदद करते हैं।
आप जो कहते हैं इनको मदद मिलती है और इनको ऑक्सीजन मिलती है, सर, ये जो कहते हैं आपको ऑक्सीजन मिलती है, आपकी बात गलत है। नहीं, दिबांग साहब आप गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। सर एक मिनट, मैं क्या इनकी मदद कर रहा हूं? बताइए आप। मेरी वजह से क्या बीजेपी 306 सीट जीत गई? मेरी वजह से यहां पर 300 असेंबली सीट जीत गई? क्या कह रहे हैं आप? ये बार बार आप क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इसको? आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं नहीं कर रहा हूं। सर एक बात याद रखिए, अगर ये लोग सत्ता में हैं तो सबसे बड़ी गलती यहां के समाजवादी पार्टी की है, कांग्रेस की है, बीएसपी की। मेरी गलती नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप बयान देते हैं, जब आप जिस तरह के बयान आप लोग देते हैं, उससे इनको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलता है इनके जवाब में ये जवाब आता है। इनको ऑक्सीजन क्यों मिलता है बोलूं आपको? जी, इनको ऑक्सीजन इसलिए मिलता है क्योंकि इनके खिलाफ खड़े रहकर पॉलिटिकली आइडियोलॉजी पर कोई लड़ना नहीं चाहता। सब लोग बी टीम बन के मुकाबला कर रहे हैं, जीतते हैं। वैसे तो इनकी पार्टी एक ही पार्टी के साथ ऑफिशियली गवर्नमेंट में रह चुकी है, कांग्रेस के साथ आंध्र प्रदेश में। अब दूसरी बात, मदद ये नहीं कर रहे हैं दिवांग जी, आज तो सब लोग हमारी मदद करने को तैयार हैं। देखिए देश में नया दौर आपका है ना, नया दौर क्या आया है? अब पाकिस्तान आईएस के झंडे दिखने बंद हो गए, ओवैसी जी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हर आदमी कह रहा है संविधान हाथ में लेके शपथ खा रहा है, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जानते क्यों? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में मोदी सरकार नजर आते हैं। और दौर इतना ही नहीं बदला है, राम मंदिर का शिलान्यास और 3,500 टन सोना मिल गया। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। चलिए बहुत मेरे पास इतना ही वक्त है। मैं 1 मिनट सर, मेरे पास इतना ही वक्त है। प्लीज सर सुन लीजिए, मजा आता है, सुन लीजिए। मजा आ रहा है सर। ये प्रॉब्लम क्या है इस देश में मालूम? कि बीजेपी राम, आप हनुमान, कांग्रेस शिव। अब ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? संविधान में आप संविधान क्यों रखें? फिर आप संविधान किस लिए? अच्छा इनको सोना मिल गया, सर गरीबी का खात्मा कर दीजिए सर, नौकरी दिला दीजिए सर। चलिए छोड़िए इंडस्ट्रीज को रिवाइव। ये बातचीत तो आगे भी जारी रह सकती है, बहुत कुछ है कहने को, लेकिन हमने देखा कि न तो गिरिराज जी पर सीधा जवाब दे रहे हैं सुधांशु, न वारिस पठान पे सीधे जवाब दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और एक तरीके से ये कह रहे हैं कि एंकरों को ऑस्कर मिलेगा। तो मैं इनको याद दिला दूं, औरंगाबाद में चुनाव था, चुनाव रैली के बाद जिस तरह से पठान गेट पर असदुद्दीन ओवैसी ने मियां भाई कहते हुए डांस किया था, मेरे ख्याल से ऑस्कर उसको मिल सकता है, हम तीनों में से। आज इस बातचीत पर इतना ही, लेकिन हिंदुस्तान शिखर समागम फिलहाल जारी है।